फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के हुए, ओनली फॉर 4 डेज बचे हुए हैं। किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म की अगर हम अकाउंटिंग करते हैं 31 मार्च से पहले पहले हमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करने होते हैं या कि इन बातों का हमको ध्यान रखना होता है, अदरवाइज 31 के बाद हम उसको कुछ भी नहीं कर पाते। और किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग में मार्च मंथ का जो मंथ होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होता है, क्योंकि इस मंथ में ही सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि सर ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो हमको 31 मार्च के पहले करने हैं, अदरवाइज सर बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस चेक। सर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है। दैट मींस कि 1 अप्रैल 2024 जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था उस समय हमारे जो टैली यानी कि जिस भी सॉफ्टवेयर में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उनकी जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से मैच है या नहीं है। सर बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमने सीए को डेटा दे रखा होता है और सीए फिर उस बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस कर लेता है, कुछ ट्रांजैक्शन कर लेता है, कुछ एडजस्टमेंट कर लेता है और सितंबर मंथ में वो बैलेंस शीट फाइनल हो जाती है। लेकिन हम अपनी बुक्स के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमने डेटा दे रखा था उसी से कंटिन्यू हम करते रहते हैं और ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से हम ओपनिंग बैलेंस को मैच नहीं करते हैं। तब हमारा पीएनएल या फिर कोई क्रेडिटर्स के बैलेंस, डेटर्स के बैलेंस या लोन स्टेटमेंट, कुछ भी ऐसे जो बैलेंसेज होते हैं वो कंटिन्यूसली चलते आते हैं। हम उसी बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर हम चेक करते हैं। लेकिन अगर हमारे ओपनिंग बैलेंस में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो क्लोजिंग बैलेंस में भी डिफरेंसेस आएगा। दैट मींस कि आप लोग ओपनिंग बैलेंस जो भी होते हैं आपके ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट्स के, हालांकि ट्रेडिंग पीएनएल के बैलेंस शीट ओपनिंग नहीं होते हैं, वहां पर सिर्फ आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेकिन बैलेंस शीट्स के जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं उनको आपको प्रॉपर चेक करना है। सेकंड पॉइंट आता है सेल्स परचेज मैच विथ जीएसटी पोर्टल। सर 1 अप्रैल से लेके फरवरी मंथ तक हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, चाहे वो हमने सेल्स किया होगा, चाहे हमने उसको परचेज किया होगा या फिर कोई भी अदर ट्रांजैक्शन हमने किए होंगे जहां पर जीएसटी इंक्लूड होगा, चाहे वो आउटपुट जीएसटी होगा या फिर इनपुट जीएसटी होगा, उसको हमने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B के अंदर हमने उसका सब कुछ एडजस्टमेंट मंथ वाइज या फिर क्वार्टरली वाइज आपने किया होगा। कभी कभी क्या होता है कि सर हम ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि चलो ये इनवॉइस है हम नेक्स्ट मंथ में शो कर देंगे, या फिर ये इनवॉइस है जिसका हम आईटीसी नहीं लिया है तो सर नेक्स्ट मंथ में आईटीसी ले लेंगे, या सामने वाली पार्टी ने सर उसको जीएसटीआर 1 के अंदर शो नहीं किया हुआ है, चलो हम उसको भूल जाते हैं। जब हम कब करते हैं, जब हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं सितंबर मंथ में, जब उसका ऑडिट करवाते हैं तब हमें ये सब पता रहता है, ध्यान में आ जाता है कि सर ये ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। इससे बेटर ये रहता है कि अगर हम मार्च मंथ का जो भी सेल्स हम कर रहे हैं या परचेज हम कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले हम ये है कि सर सेल्स और परचेज आप जीएसटी पोर्टल के हिसाब से मैच कर लें कि आपने जो भी बुक्स में टैली के अंदर जो आपकी बुक्स है उसमें आपने जो सेल्स दिखाया वही आपके जीएसटी पोर्टल यानी कि जीएसटीआर 1 के अंदर आपने इनवॉइस दिखाया कि नहीं दिखाया, उसका पेमेंट आपने जीएसटीआर 3B के अंदर किया है। शॉर्ट पेमेंट तो आपका नहीं हुआ है, अदरवाइज शॉर्ट पेमेंट का आपको बाद में इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। आपकी जो भी आईटीसी थी वो आईटीसी अगर आपने रिवर्स की है तो रिवर्स आईटी को वापस से आपने रिक्लेम किया है या नहीं किया है, किस वजह से आपने रिवर्स किया था, ये जो कुछ भी बातें हैं ये बातें आपको 31 मार्च के पहले पहले आपको कर देनी है, चेक कर लेनी है। नेक्स्ट आता है टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड। अगर आप ऐसी कंपनी या फिर ऐसे प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म में आप काम कर रहे हैं जहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से ये चेक करना है कि सर हमने जिस पर्सन्स को पेमेंट किया था उस पर हमको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ रही थी, लेकिन हमने उनके टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं किया है, या फिर हमने डायरेक्टली ही उनको पेमेंट कर दिया। ऐसे केसेस में अगर आपने डिडक्ट नहीं किया हो तो लास्ट मंथ है ये जो 4 दिन है उसमें आप डिडक्ट कर ले और आप जब 31 मार्च के बाद में जो मंथ आएगा उसमें उसका आप पेमेंट कर दें और उसका रिटर्न आप फाइल कर दें। तो इससे क्या होगा सर, आपका जब आप ऑडिट करवाओगे तब आपके कोई भी इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है सर सप्लायर स्टेटमेंट विद बुक्स। सर सामने वाली पार्टी यानी कि जो आपको सेल्स कर रहा है, जो आपका सप्लायर्स है, जो आपको सेल्स कर रहा है, आप गुड्स परचेज कर रहे हो, वो आपको क्या देगा सर, एक स्टेटमेंट देगा
वो स्टेटमेंट जिस तारीख तक आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं उस डेट तक आप प्रॉपर स्टेटमेंट को मैच कर ले कि वो उनके स्टेटमेंट और आपके स्टेटमेंट आपके बुक्स के हिसाब से जो स्टेटमेंट बन रहा है, जो लेजर्स बन रहा है, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन है, बैलेंसेस मैच हो रहे या नहीं हो रहे। कभी उन्होंने कोई क्रेडिट नोट दे दिया होगा, आपने डेबिट नोट एंट्री नहीं की होगी, XYZ जो कुछ भी हुआ होगा वो आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। और अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से बैलेंस मैच करें, उनके साथ में आप कोऑर्डिनेट करें। नेक्स्ट आता है सर सस्पेंस अकाउंट्स क्लियर। बहुत टाइम सर बहुत समय से ऐसा होता रहता है कि नॉर्मली हम जब बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक की एंट्री में पर्टिकुलर नेम नहीं शो होता है कि सर ये पेमेंट हमने किस पर्पज से किया था, किसको किया था, क्यों किया था, ये हमको पता नहीं रहता। और हम क्या करते हैं, एक अकाउंट्स के अंदर डाल देते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट या फिर ABC अकाउंट, जो भी आप एक नाम रखते हैं। 31 मार्च के पहले पहले आप सस्पेंस अकाउंट्स को क्लियर कर ले। इससे होगा क्या है सर, सस्पेंस अकाउंट्स को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे आपका प्रॉपर नेट प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता नहीं चलेगा। और जब आप एंड ईयर जब आप बैलेंस शीट फाइनल करोगे आप सितंबर, जुलाई, अगस्त मंथ में, तब आप सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करोगे, तब आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे या फिर आपकी इनकम बढ़ जाएगी या कुछ भी हो सकता है। तो बेटर ये रहता है कि 31 मार्च के पहले पहले आप जितने भी आपके सस्पेंस अकाउंट है आप उनको क्लियर कर लें। नेक्स्ट है सर स्टॉक एंड कैश लेजर चेक। स्टॉक जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज करना होता है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज करना होता है, तब हमारे लिए स्टॉक ही काम आता है। स्टॉक आप वैल्यूएशन को अप कर सकते हैं, वैल्यूएशन को आप डिक्रीज कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक है जो आपका नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर आप एज ए स्टॉक देखेंगे तो वो प्लस दिखेगा यानी कि पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन आइटम वाइज अगर आप किसी को चेक करेंगे, ग्रुप वाइज अगर आप चेक करेंगे तो कभी कभी कोई आइटम्स नेगेटिव में भी जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि सर कौन सा कोई स्टॉक आइटम्स है जो नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है। दूसरा आता है सर कैश लेजर। कैश लेजर्स का बैलेंस भी कभी कभी क्या होता है सर नेगेटिव जाता है। अगर हम मंथ वाइज देखें, एज ए मंथ वाइज देखें तो बैलेंस पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन अगर डे वाइज अगर हम चेक करें तो किसी भी दिन अगर आपका बैलेंस कैश में नेगेटिव जा रहा है तो ऐसे केसेस में आपके पास अभी भी टाइम है। 31 मार्च के पहले पहले आप कैश विड्रॉल आप बैंक से कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन आपके पास में रहता है। अदरवाइज सर क्या होता है, 31 मार्च चली जाती है, बैंक से तो आप विड्रॉल कर नहीं पाओगे क्योंकि बैंक के ट्रांजैक्शन तो आपको 31 मार्च तक ही आप रिकॉर्ड कर पाते हो। फिर आपके पास में दूसरे ऑप्शन आते हैं कि सर आप किसी से अनसिक्योर्ड लोन ले लो, डेटर से पैसा अगर कोई है तो आप कैश में रिसीव कर लो, कोई अदर इनकम शो कर लो, XYZ बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो कि हम कभी नेक्स्ट कभी वीडियोस में आपको बताएंगे कि अगर कोई नेगेटिव केस है तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका यहां पर आता है एक्सपेंसेस एंड इनकम बुक एज पर 26S। कभी कभी क्या होता है सर, कोई पर्सन होता है जो हमारा TDS डिडक्ट करता है हमारी इनकम पर या फिर हमारी जो भी इनकम होती है उस पर TDS डिडक्ट करता है, लेकिन हमको पता नहीं रहता है। तो उस समय आपको क्या करना है सर, 26S के साथ में आपको ये मैच करना है कि सर किसी पर्सन ने आपकी इनकम पर TDS तो डिडक्ट नहीं किया है, वो इनकम आपको आपकी बुक्स के अंदर शो कर देनी है। नेक्स्ट आता है सर मेंटेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नॉर्मली क्या होता है सर, किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, वहां पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन करना होता है। यानी कि प्रीवियस ईयर अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था सर 12% के हिसाब से, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर सर आपको भी इसी तरह से आपको मेंटेन करना होगा, 12 से 13 के बीच में रखना होगा। तो ऐसे केसेस में अभी भी आपके पास में टाइम है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट को आप मेंटेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अभी भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो जिस वजह से आप ग्रॉस प्रॉफिट को आप मेंटेन कर सकते हो। एडवांस टैक्स पेमेंट, नॉर्मली अगर आपका जो भी इनकम होती है इस इनकम के आधार पर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं और वो टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपका 10,000 रुपीज से ज्यादा का टैक्स अगर आपको पे करने का बन रहा है तो ऐसे केसेस में आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी होती है। ऐसे तो एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जो डेट थी वो 15 मार्च 2025 थी, वो डेट तो एक्चुअली चली गई, लेकिन फिर भी आप 31 मार्च 2025 तक एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अगर आप पर आती है तो आप एज ए एडवांस टैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आप उसका पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सर रेगुलर इन्वेस्टमेंट। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आप LIC में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई म्यूचुअल फंड या किसी भी टाइप्स के अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स की आपको छूट मिलती है, डिडक्शंस मिलता है, तो ऐसे केसेस में आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में सर हमने कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट किए थे जो इस साल आपने नहीं किए हुए हैं, भूल गए या कुछ भी XYZ हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको ये चेक करना है कि अगर आपको कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च अभी अभी आपका बचा हुआ
4-5 दिन है तब तक आप उसका पेमेंट कर लें। या फिर अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं सेविंग पर्पज से, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइंस के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि सर मैं सेविंग करूं जहां से मेरा टैक्स जो होगा वो सेव होगा, तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 से पहले आप न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन या इंपॉर्टेंट वर्क थे जो हमें 31 मार्च 2025 से पहले करने होते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं और मार्केट के बहुत सारे कोर्सेज आपने कर लिए या बहुत लंबे समय से आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कर रहे हैं फिर भी आपकी सैलरी हाइक नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में आपको एक बेटर नॉलेज की जरूरत होती है जहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स है वो सब आपको एक ही कोर्स के अंदर कॉम्बो में अगर मिल जाए तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम लाए हैं आपके लिए इस टैक्स कंसल्टेंट कोर्स जिसके अंदर टोटल 9 मॉड्यूल्स हैं जो एक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो टोटल 9 मॉड्यूल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर किया जाता है। अगर आप मार्केट कोर्स की प्राइस अगर मार्केट के हिसाब से अगर उसकी प्राइस देखें तो नॉर्मली 50 to 60,000 रुपीज तक के चार्ज किए जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक मिनिमम फीस में अगर आप 4 लोग अगर एक पार्टी करने के लिए जाते हैं और जितना बिल आपका वहां पर एक खाने में बनता है उतने प्राइस में तो आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं। यहां पर ये जो कोर्स है ये 350 प्लस आवर्स का कोर्स है, 100% प्रैक्टिकल कोर्स है, क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर हम कवर करवाते हैं। कोर्स की वैलिडिटी अलग अलग टाइप्स की है, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला भी है, 1 ईयर भी है, 3 ईयर 5 ईयर्स के आपके हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स है जो आप उसको डाउनलोड करके आपको प्रिंट निकाल सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको मिलता है, 500 प्लस वीडियोज लेक्चर है, टोटल 9 मॉड्यूल, अनलिमिटेड व्यू है और आपको साथ में बैक सपोर्ट दिया जाता है। अगर आप इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं या फिर इस कोर्स को डायरेक्टली परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। मार्केट के कोर्स प्राइस के हिसाब से हमारे कोर्स कंटेंट को और मार्केट के कोर्स कंटेंट को आप एक बार कंपेयर कर लें, बेटर हमारा कोर्स कंटेंट आपको मिलेगा। एक एक चीज को बारीकी से हमने कवर किया हुआ है, पूरा प्रैक्टिकल बेस है, इसी तरह से प्रैक्टिकल क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करने के सर पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर और भी है कि आपके पास में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर अगर आप कमेंट कर सकते हैं ना तो हमारे लिए सर और क्या चाहिए। तो कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए केएसआर एकेडमी यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।